सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल रिवोल्यूशनरी डॉक्टर। आई एम अमन शुक्ला। इस वीडियो में हम अब थोड़ा वीडियो का जो टाइमिंग है, ड्यूरेशन है, थोड़ा कॉम्पैक्ट रखेंगे। मतलब 5 से 10 मिनट के अंदर ही हम ट्राई करेंगे, बट इसमें हम छोटे छोटे टॉपिक्स में हम चैप्टर्स कवर करेंगे, ठीक है, रिवीजन टाइप में। तो सबसे पहले आज हम स्टार्ट कर रहे हैं मोल कंसेप्ट केमिस्ट्री, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले मोल कंसेप्ट की बात करेंगे तो हमें पता है कि जो मोल कंसेप्ट है उसमें हमारे पास तीन तरीके के पार्टिकल्स होते हैं। तीन पार्टिकल्स होते हैं जिसमें से एक आता है जिसे हम कहते हैं एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस, ठीक है। अब एटम की बात करेंगे तो एटम क्या होते हैं? तो एटम वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होते हैं किसी भी एलिमेंट के विच में और मे नॉट हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। तो एटम वो होता है जिसके पास इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस हो भी सकती है या नहीं भी हो सकती। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कह रहा हूँ हाइड्रोजन, तो दिस इज वॉट, ये एक एटम है किसका? ये एक एटम है हाइड्रोजन का। तो क्या हाइड्रोजन इसी नेचर में एग्जिस्ट करता है? नेचर में हाइड्रोजन एच के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? नहीं। तो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस हो भी सकती है, नहीं भी। बट अगर मैं बात करूँ हीलियम, तो हीलियम क्या है? नोबल गैस है। तो हीलियम कैसे एग्जिस्ट करता है? एटॉमिक फॉर्म में। तो ये एक एटम है हीलियम का और ये एटॉमिक फॉर्म में ही एग्जिस्ट करता है। तो एटम क्लियर है, ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है किसी भी एलिमेंट का विच में और मे नॉट हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। जैसे ये लिख रखा है कि हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, ये क्या होते हैं? ऑल हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। ये सारे एटम्स हैं और ये एटॉमिक फॉर्म में ही नेचर में एग्जिस्ट करते हैं। फिर सेकंड टाइप का बात हम करते हैं मॉलिक्यूल। ये पार्टिकल दूसरा है मॉलिक्यूल्स। तो मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? ये वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होते हैं विच मस्ट हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, जिसके पास इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होती ही होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोल रहा हूँ हाइड्रोजन H2, तो ये क्या है? दिस इज वन मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन। ये एक मॉलिक्यूल है हाइड्रोजन का जिसके पास क्या है? दो एटम्स हैं हाइड्रोजन के। तो जैसे यहाँ लिखा है H2 क्या है? दिस इज वन मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन। और H क्या है? दिस इज वन एटम ऑफ हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन कैसे एग्जिस्ट करता है? H2 की फॉर्म में। और हीलियम की बात करेंगे तो हीलियम क्या है? ये जैसे जो भी एटम, जो भी एलिमेंट जिसका एटॉमिक फॉर्म इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होता है, वही उसका एटम है, वही उसका मॉलिक्यूल है। जैसे हीलियम है, तो हीलियम का क्या है? इसके क्या, इसे मैं लिख सकता हूँ एक एटम ऑफ हीलियम। और यही क्या है? एक मॉलिक्यूल है किसका? यही एक मॉलिक्यूल है हीलियम का। अब जैसे मैं बात करूँ सोडियम, तो सोडियम का क्या है? यही एक सोडियम का एटम है, यही एक सोडियम का मॉलिक्यूल है। इतना क्लियर है? तो जो एटम जिसकी एटॉमिक फॉर्म ही इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है, वही उसका एटम है, वही उसका मॉलिक्यूल है। तो अभी तक समझ आया कि पार्टिकल्स तीन तरीके के होते हैं, एटम्स, मॉलिक्यूल, आयंस। एटम पढ़ लिया कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है जिसके पास विच में और मे नॉट हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। और मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? विच मस्ट हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। क्लियर है ना? फिर हम आगे बढ़ते हैं तो देखो सल्फर की बात करेंगे तो सल्फर कैसे एग्जिस्ट करते हैं नेचर में? S8 की मॉलिक्यूल में, फॉर्म में। तो ये एक मॉलिक्यूल है किसका? सल्फर का। तो एक मॉलिक्यूल ऑफ सल्फर में कितने एटम्स हैं? सल्फर के 8 एटम्स है। क्लियर है इतना? अब जैसे देखो मैं आपको ना थोड़ा ऐसे समझा देता हूँ, तब शायद ज़्यादा समझ आ जाएगा। देखो जैसे मैंने बोला कि हमारे पास ये क्या है? सोडियम। तो यही क्या है? इसका एटम है और यही क्या है? इसका मॉलिक्यूल है। इतना समझ आ गया आपको? अब मैं कह रहा हूँ सल्फर कैसे एग्जिस्ट करता है, तो दिस इज एसिड की फॉर्म में। तो ये क्या है? ये एक मॉलिक्यूल है किसका? सल्फर का। और एक मॉलिक्यूल ऑफ सल्फर में क्या होते हैं भाई? 8 एटम्स होते हैं। तो इसमें क्या है? 8 एटम्स हैं किसके? सल्फर के। जैसे अगर मैं आपको अब कंपाउंड की बात करूंगा तो कंपाउंड क्या होता है? जैसे कंपाउंड जो डिफरेंट एटम्स और मॉलिक्यूल से मिलकर बने होते हैं, जैसे H2O। तो ये क्या है? ये एक मॉलिक्यूल है किसका? ये एक मॉलिक्यूल है वाटर का, H2O का। अब एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर में क्या क्या है? एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर में या तो मैं लिख सकता हूँ कि एक मॉलिक्यूल है मेरे पास हाइड्रोजन का, वन मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन। या मैं कह सकता हूँ कि दो एटम है किसके? दो एटम है हाइड्रोजन के। और इसके पास क्या है? एक एटम है ऑक्सीजन का। एक एटम है किसका? ऑक्सीजन का। तो ये समझ आए हमारे पास? अगर मैं बोल रहा हूँ कि एक मॉलिक्यूल ऑफ H2O में टोटल कितने एटम्स हैं, तो टोटल तो हमारे पास 3 एटम्स हैं। टोटल हमारे पास कितने एटम्स हैं? यहाँ पे 3 एटम्स हैं, जिसमें से दो एटम हाइड्रोजन के हैं और एक एटम किसका है? ऑक्सीजन का। इतना क्लियर है अभी तक? जैसे मैं बोल रहा हूँ O2, तो O2 कैसे एग्जिस्ट करता है? ये मॉलिकुलर फॉर्म है O2 की और इसी में ये एग्जिस्ट करता है, क्योंकि मॉलिक्यूल क्या होते हैं? मस्ट हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। तो एक मॉलिक्यूल ऑफ O2 में कितने एटम्स हैं ऑक्सीजन के? तो देयर आर 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। जैसे ये क्या है? ये एक मॉलिक्यूल है किसका? ये एक मॉलिक्यूल है ओजोन का, O3। तो इसके पास कितने एटम्स हैं? इसके पास 3 एटम्स हैं किसके? ऑक्सीजन के। तो आई होप यहाँ तक तो क्लियर होगा, ठीक है। जैसे अभी उसमें एग्जांपल लेगा नाइट्रिक एसिड, HNO3 में कितने एटम्स है टोटल? 3 4 5, मतलब यहाँ पे टोटल 5 डिफरेंट एटम्स हैं, जिसमें से एक एटम किसका है? एक एटम है हाइड्रोजन का, एक एटम है नाइट्रोजन का और 3 एटम है किसके? ऑक्सीजन के। तो ये याद रखना है, ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए अच्छे से, ठीक है। तो अब हम बात कर रहे हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो इतना तो आना ही चाहिए। तो अब हम किसकी बात कर रहे हैं? अब हम बात कर रहे हैं बेसिकली, अरे यार क्या, ठीक है, इतना समझ आया कि HNO3 क्या होती हैं सारी चीज़ें। ठीक है, इतना समझ आया कि HNO3 और ये सारी चीज़ें हम क्या पढ़ रहे हैं। तो अब हम आगे चलते हैं, तो आगे चल के हमारे पास देखो क्या है।
इसमें हम बात करेंगे अब कि कंपाउंड में बता चुका हूँ, जैसे हमारे पास वाटर था तो एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर में क्या क्या होता है, 2 एटम्स हैं हाइड्रोजन के, एक एटम है ऑक्सीजन का। HNO3 को नाइट्रिक एसिड कहते हैं, एक मॉलिक्यूल ऑफ HNO3 में हाइड्रोजन के एक एटम है, नाइट्रोजन के एक है, 3 ऑक्सीजन का है। अब जैसे एक मॉलिक्यूल ऑफ HNO3 में टोटल 5 एटम्स है, तो 10 मॉलिक्यूल ऑफ HNO3 में ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं, एक मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन के 3 एटम थे तो 10 में 30 आ जाएंगे। इतना क्लियर है। अब तीसरा पार्टिकल होता है जिसे हम आयंस कहते हैं। तो आयंस क्या होते हैं, चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, चार्ज पार्टिकल्स फॉर्म्ड आफ्टर गेनिंग और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो देखो किसी भी चीज में चार्ज कब आता है, तो जो चार्ज आता है ना वो सिर्फ आता है गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से, गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब इलेक्ट्रॉन ही क्यों निकाल सकते हैं, तो हमें पता है कि जैसे एक एटम है जिसमें बीच में न्यूक्लियस होता है, जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं सराउंडिंग में नेगेटिवली चार्ज जैसे घूम रहे होते हैं। जैसे प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है, ये होता है प्लस का 1.6 इंटू 10 की पावर में -19 कूलम, और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, सेम होता है बट अपोजिट चार्ज, माइनस का 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम, और न्यूट्रॉन तो क्या होता है, न्यूट्रल होता है। तो ये हमारे पास सिर्फ हम इलेक्ट्रॉन को ही निकाल सकते हैं, क्योंकि न्यूक्लियस पे क्या है, न्यूक्लियर फोर्स होती है जो कि स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होती है। इतना क्लियर है। तो चार्ज का रीजन क्या होता है, ड्यू टू द लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और एटम्स में क्या क्या होता है पता है। अब जैसे एक एटम किसी भी एक एलिमेंट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऊपर ए उसका मास नंबर होता है, जेड क्या होता है एटॉमिक नंबर। किसी भी एटम का सारा मास आता है कि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन, तो एटॉमिक नंबर, तो ये समझ है कि एटॉमिक मास जो होता है दैट इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, और एटॉमिक नंबर क्या होता है दैट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, किसमें, किसी न्यूट्रल उसमें। जैसे यहाँ पे लिखा है एटम या मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स किसके बराबर होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि कैलकुलेशन, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स निकालने किसी भी पार्टिकल में उसका फॉर्मूला क्या होता है, समीशन ऑफ जेड इनटू में जेड ऑफ ईच एलिमेंट इनटू में वो कितने बार प्रेजेंट है, नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ ईच एलिमेंट, ऐसे ऐड कर देना है। जैसे नाइट्रोजन, तो सिंबल है किसी भी एटम का, ऊपर एटॉमिक मास दे रखा है, नीचे 7 एटॉमिक नंबर। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स निकालने हैं तो ये आ जाएगा समीशन ऑफ जेड एटॉमिक नंबर, और नाइट्रोजन कितने हैं इनटू में 1। तो ये फॉर्मूला याद होना चाहिए कि नंबर ऑफ प्रोटॉन का फॉर्मूला क्या होता है, समीशन ऑफ जेड ऑफ ईच एलिमेंट इनटू नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ ईच एलिमेंट। प्रोटॉन क्लियर है। जैसे NO2 है, NO2 में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स निकालेंगे समीशन ऑफ एटॉमिक नंबर नाइट्रोजन का इनटू में वो कितने हैं प्लस एटॉमिक नंबर ऑक्सीजन का इनटू में वो कितने हैं, टोटल कर दोगे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आ जाएंगे। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लिखा है बट ये प्रोटॉन्स है। ठीक है, अब NO2 पॉजिटिव में भी कितने प्रोटॉन्स आएंगे भाई 23। क्यों, क्योंकि मैंने बताया ना चार्ज का मतलब क्या होता है, दैट इज सिर्फ फर्क पड़ेगा इलेक्ट्रॉन से। प्लस का चार्ज का मतलब क्या है, उसने किसी को उधार दिया है मतलब इलेक्ट्रॉन दिया है। माइनस का चार्ज क्या मतलब क्या है, उसने इलेक्ट्रॉन लिए हैं या उधार लिए हैं। ठीक है, और हमेशा एक बात याद रखना, जो भी हमारे पास जो कैटायन होता, जो एनायन होता है उसका साइज बड़ा होगा उसके पेरेंट एटम से, और जो कैटायन होगा उसका साइज क्या होगा, उसके छोटा होगा पेरेंट एटम से। क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर बढ़ जाएंगे इसमें तो रिपल्शन होगा, रिपल्शन होगा तो साइज बढ़ेगा। इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम हो जाएंगे तो प्रोटॉन्स डोमिनेट कर ले जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से साइज कम हो जाएगा। इतना समझ आना चाहिए। ठीक है, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का फॉर्मूला भी क्या हो जाएगा, दैट इज समीशन ऑफ जेड ऑफ ईच एलिमेंट इनटू में नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं। बट जैसे अगर कोई कैटायन है, प्लस का मतलब क्या है, उसने एक इलेक्ट्रॉन दे दिए हैं, मतलब माइनस ऑफ कैटायन उतने इलेक्ट्रॉन कम हो गए हैं, प्लस ऑफ एनायन मतलब उतने इलेक्ट्रॉन उसने गेन कर लिए हैं। तो इसका फॉर्मूला क्लियर है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू समीशन ऑफ जेड ऑफ इनटू में नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ ईच एलिमेंट इन माइनस ऑफ कैटायन प्लस एनायन। ये और भी जगह देखने को मिलेगा कि माइनस करना है कैटायन और प्लस करना है एनायन को। क्लियर है। फिर तीसरी बात करते हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे निकालते हैं, देखो एटॉमिक मास का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन, जिसे हम जेड भी कह सकते हैं, प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे निकालेंगे, एटॉमिक मास माइनस में एटॉमिक नंबर, तो इन समीशन ऑफ ए माइनस जेड इनटू में नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ ईच एलिमेंट। यहाँ पे दो क्वेश्चन है, जैसे फ्लोरीन का है तो यहाँ पे समीशन क्या आ जाएगा, एटॉमिक मास कितना है इसका 19 माइनस एटॉमिक नंबर इनटू में 1, एक ही प्रेजेंट है तो इतने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं फ्लोरीन में। CO2 में कितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं, समीशन ऑफ 6। अब देखो जैसे CO2 है तो यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने हैं, तो समीशन ऑफ एटॉमिक नंबर कार्बन का कितना है, दैट इज सॉरी एटॉमिक मास कार्बन का 12 है, माइनस एटॉमिक नंबर कितना है 6, इनटू में कितने वो प्रेजेंट है 1, प्लस समीशन ऑफ किसका, ऑक्सीजन का, हमारे पास एक ऑक्सीजन एटम का मास क्या है 16 है, माइनस उसका एटॉमिक नंबर कितना 8, इनटू में कितने ऑक्सीजन दिख रहे हैं यहाँ पे भाई 2 ऑक्सीजन दिख रहे हैं, तो यह आ जाएगा 6 प्लस में यह आ जाएगा 8 इनटू में 2, यह आ जाएगा 6 प्लस 2 8 16 विच इज कम्स आउट टू बी 22 न्यूट्रॉन्स हैं CO2 में। तो एक बार मैं अच्छे से रिवाइज करा देता हूँ। देखो अब हम इसके बाद एटॉमिक मास स्टार्ट करेंगे। बस सबसे पहले देखो किसी भी पार्टिकल में प्रोटॉन कैसे निकालते हैं, समीशन ऑफ जेड ऑफ ईच एलिमेंट इनटू में वो पार्टिकल कितनी बार प्रेजेंट है इनटू में नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ ईच एलिमेंट। क्लियर है। फिर इलेक्ट्रॉन्स की बात करेंगे तो यह आ जाएगा समीशन ऑफ जेड इनटू में नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ ईच एलिमेंट माइनस ऑफ कैटायन प्लस ऑफ एनायन। फिर हम न्यूट्रॉन्स कैसे निकालेंगे तो यह आ जाएगा समीशन ऑफ ए माइनस जेड इनटू में नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ ईच एलिमेंट। ठीक है, तो ये सब आपको याद रखना है। तो ये वीडियो मैं यहीं खत्म कर देता हूँ, क्योंकि आगे हम नेक्स्ट छोटे छोटे पार्ट्स में कवर करेंगे एटॉमिक मासेस, बट ये डिटेल में आपको अच्छे से समझ आया होगा। ठीक है, तो आई होप मैं रिवाइज करा देता हूँ कि मैंने क्या क्या पढ़ाया अभी। 3 तरीके के पार्टिकल्स होते हैं, एटम्स, मॉलिक्यूल, आयंस, जिसमें से एटम क्या होता है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है विच मे और मे नॉट हैव इंडिपेंडेंट एक्जिस्टेंस। मॉलिक्यूल क्या होते हैं, मस्ट हैव इंडिपेंडेंट एक्जिस्टेंस। आयंस क्या होते हैं, चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, और चार्ज सिर्फ और सिर्फ आता है ड्यू टू द लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। क्लियर है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स निकालना आगे अच्छे से कि फॉर्मूला क्या होता है, ये फॉर्मूला आपको अच्छे से रिवाइज करते रहना है टाइमली। ठीक है, तो आई होप आपको ये जो छोटे छोटे वीडियो
वीडियोज़ हैं और जो लेक्चर्स मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ रिवीजन के, वो आपको हेल्पफुल मिल रहे होंगे। ठीक है, थोड़ी फ्रिक्वेंसी, जैसे ड्यूरेशन कम होगी तो फ्रिक्वेंसीज ऑफ लेक्चर्स या जो फ्रिक्वेंसी वीडियो की वो बढ़ जाएगी। ठीक है, तो रिवाइज करते रहो, अच्छे से पढ़ते रहो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इट्स ओके टू नॉट बी ओके। थैंक यू।